हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स डेन। मैं आज आपको सिविक्स का लेसन नंबर 1 8th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट सिस्टम वो लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस लेसन में है पार्लियामेंट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ऐसा दो टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री है और एक प्रेसिडेंशियल। अभी हम आपको ये लेसन में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वो डेवलप कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। इट इज़ कैरीड इन अकॉर्डेंस टू द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, मतलब वहाँ के लोगों का ट्रेडिशंस कस्टम्स को सब ध्यान में रखते हुए वहाँ पे एक पार्लियामेंट सिस्टम उन्होंने शुरुआत किया। पार्लियामेंट इज़ कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड विच इंडिया एडॉप्टेड, मतलब इंडियंस ने वो ही पार्लियामेंट सिस्टम को यहाँ पे एडॉप्ट किया। आपको पता है यहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो उनके हिसाब से था। लेकिन जैसे हम लोग जब ये हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमने थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लेकर आया। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स हमने उसे चेंज किया। देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ बट एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंट है। मतलब सिमिलैरिटी तो है, मतलब हमें तो पता है वैसे भी ब्रिटिशर्स लोग डिसिप्लिन के मामले में और उस मामले में सब बहुत सही थे, मतलब वो सब हमें उनसे सीखना चाहिए। जो चीज़ उनका जो पॉजिटिव चीज़ है ना, वो हमें उनसे सीखना ही है। तो डिसिप्लिन काफ़ी थे, काफ़ी सिस्टमेटिक थे, तो वो सब चीज़ जो है वो हमने अडॉप्ट किया उनसे, और फिर हमारे हिसाब से, हमारे टर्म्स कंडीशंस और हमारे माहौल के हिसाब से, हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन के हिसाब से हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी लाया। अभी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। हमें पता है ना, पार्लियामेंट जो दिल्ली में हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कौन कंसिस्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में? प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोकसभा में जो मेंबर्स रहते हैं ना, मैक्सिमम समटाइम 552 मेंबर्स होते हैं, उसे कौन इलेक्ट किया जाता है? हम पीपल, कॉमन पीपल जो है वो हम लोग ही उनको वोट डालकर जिताते हैं, इसलिए उनको मेंबर्स बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो लोकसभा में है 552 मेंबर्स मैक्सिमम रहते हैं, उनको हम एज ए कॉमन पीपल हम लोग हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। मतलब हमें लगता है कि ये इंसान काबिल है, तो हम उन्हें वोट देकर जितवाते हैं, समझा? तो वहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स्ड मेंबर्स रहते हैं, मैक्सिमम 552 मेंबर्स होता है। इलेक्शन ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, और इनका इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल में होता रहता है। और पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी विच गेट मोर देन हाफ ऑफ द सीट। समझो अभी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, एएपी है, मतलब आम आदमी पार्टी। तो जो पार्टी को मोर देन द हाफ ऑफ द सीट, मतलब 50% के ऊपर अगर सीट मिलता है, मतलब 50% से ज़्यादा उनको वोट हो जाता है कंपैरेटिवली बाकी पार्टी से, तो ही उसको मेजॉरिटी में कंसिडर किया जाता है। मतलब वो पर्टिकुलर पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बीजेपी ने किया था, उन्होंने मेजॉरिटी में उन्होंने पूरे वोट्स हासिल करके वो अकेला सोल बोलते हैं ना पार्टी है जो मेजॉरिटी में जीत कर गवर्नमेंट सेंटर मतलब दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट ये हुआ, मतलब सेंटर में बीजेपी जीता। वैसे तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी जीता है, लेकिन एक्चुअली बोलेगा बाकी स्टेट्स को कंसिडर करके मोर देन 50% ऑफ द सीट बीजेपी को गया, इसलिए गवर्नमेंट जो फॉर्म किया वो बीजेपी ने किया। अगर समझो बीजेपी को समझो कुछ 40% वोट मिलता है, कांग्रेस को एक 10% वोट मिलता है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को एक 2% वोट मिलता है, तो क्या कर सकते हैं? 40% मतलब बहुत कम हो गया। तो वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टीज़ को भी अपने साथ में लेकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्शन ऑफ लोकसभा रेगुलर इंटरवल में होता है। आई थिंक 5 years का कुछ हो, तब मुझे पता नहीं, लेकिन 5 years का इसमें गैप में होता है। और जो भी इलेक्शन में मोर देन 50% ऑफ द सीट
जो भी पार्टी हासिल करती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। इफ़ नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी, समझो अगर क्लियर मेजोरिटी मैंने बताया ना 40% मेजोरिटी में रहेगा तो दूसरे पार्टियों को वो लोग अपने इसमें शामिल कर सकता है। उनके टर्म्स एंड कंडीशन लेकिन मानने पड़ेंगे, ऐसे मतलब थोड़ा ये रहता है, लेकिन वो दूसरे पार्टियों को साथ में लेकर फॉर्म कर सकता है, विच इज़ नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट। इसको कोएलिशन बोलता है। लेकिन अपना बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था तो उनको किसी के साथ भी दूसरे पार्टी के साथ कोएलिशन करना नहीं पड़ा। उनका मेजॉरिटी पार्टी में ही उनको गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया, क्योंकि उनको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ा दूसरे पार्टीज़ का, भले वो बोलते हैं ना आम आदमी पार्टी हो या दूसरा है समाजवादी पार्टी, मतलब किसी का भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ा। उन्होंने अपने ही दम पर वोट हासिल किया और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया। कैंडिडेट इलेक्टेड बाय पीपल बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट का मेंबर बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। एंड पार्टी इन मेजॉरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। अब बताया ना, जो पार्टी में को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स दिया जाता है, जो पार्टी को लोगों ने चुना रहता है, लोगों का पसंद है, क्योंकि कॉमन आदमी इलेक्ट करते हैं नहीं, तो जो लोगों ने चुनकर जो पार्टी गवर्नमेंट आ जाता है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो लीडर कौन था? बीजेपी का, हमें पता है ना, लीडर बीजेपी का लीडर ये नरेंद्र मोदी जी थे। तो मोदी जी को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। ही और शी सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन। उसके बाद काफ़ी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर तो अकेले सब काम नहीं देख सकते, हर जगह वो ये नहीं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए भी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ऐसे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेलवे मिनिस्टर, मतलब जिनको जो मिनिस्टर है और जो सबसे काबिल है, जब सब मतलब उनका एजुकेशन सब अच्छा रहना चाहिए, तो ऐसे लोगों को मोदी जी क्या करेंगे, चुन के लेंगे मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए। मतलब सबसे अच्छा जो होना चाहिए विदाउट एनी करप्शन, ऐसा सब जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो सेलेक्ट करेंगे फॉर द मिनिस्ट्रियल पोस्ट। मतलब अलग अलग पोस्ट रहते, बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, ऐसे बहुत बोलेंगे 50 पोस्ट रहेंगे। इसमें से कुछ पोस्ट मैं आपको गिनवा रही हूँ। रेलवे मिनिस्टर होता है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो वो सेक्टर्स पर ध्यान देते हैं। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स को वो चुनते हैं उनको क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चोजन बाय द पीएम टुगेदर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इनका पूरा वो ग्रुप, इनका जो एक बोलते हैं ना एक ग्रुप फॉर्म होता है, उनको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। समझ में आया? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चूजन बाय द पीएम है उनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अब इस एक क्लास में 50-60 बच्चे हो तो क्लास में एक मॉनिटर को चुना जाता है, लेकिन मॉनिटर अकेला कुछ पूरा संभाल नहीं सकता, तो हमें एक असिस्टेंट मॉनिटर, वैसे ये पीएम का पूरा जिम्मेदारी पूरे देश को संभालना होता है। वो कम से कम 1.35 बिलियन लोगों को संभालना, उनके हर क्षेत्र पे ध्यान देना, तो उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को रखा जाता है। द एग्जीक्यूटिव हैज़ ए ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। पूरा मतलब रूल के हिसाब से कायदे कानून में रह के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको, मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका काम करना होता है। किसको? पीएम को भी और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी। कोई भी बात का डिसीजन लेना, किसी भी बात हो, वो सब मिलके डिस्कस करेंगी, और जब कोई भी फैसला होगा तो वो माना जाएगा कि ये गवर्नमेंट का फैसला है करके। मतलब तो समझे ना आप, सब लोग कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ और मिलजुल कर कोई भी डिसीजन, क्योंकि इससे देश, पूरा देश उन पे डिपेंड होता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज़। मतलब जो भी डिसीजन देश के हित में लिया जाए उसके लिए सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए उनको बहुत सोच समझ के और सूझबूझ के साथ कोई भी डिसीजंस लेना पड़ता है, क्योंकि उनका एक्शंस और पॉलिसीज ज़रा सा भी बिगड़ गया तो मतलब ना हमें पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर उनको खुद को भी बहुत ही क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत सारे लोग फिर उनको
बुरा भला बोलने लगते हैं, तो इसके वजह से उनको ऑपोजिशन से उनको फटकार मिलेगी। तो इसके वजह से उनको बहुत सोच समझ के फूट के अपना डिसीजंस एकदम समझ के रखना पड़ता है। अभी रशिया और यहाँ पे यूक्रेन का जो वार है, तो हम इसमें न्यूट्रल रहे, क्योंकि अमेरिका ने हमें कितना प्रेशर किया कि उनका साइड दो और रशिया को अपोज करो, लेकिन हम न्यूट्रल रहे क्योंकि हम नहीं कर सकते। रशिया हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, रशिया का हमारे साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है, और हर वक्त जब भी हमें मदद की ज़रूरत होती थी तो रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहता था। तो इसलिए हम रशिया को बोलते ना डायरेक्टली हम उनको ये नहीं कर सकते थे, बोलते ना अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, न्यूट्रल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी बहुत ही बोलते हैं ना सूझबूझ के दोनों ने फैसला लिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना ही हम रशिया को सपोर्ट करेंगे ना ही यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। और इतने ही सूझबूझ के साथ उन्होंने मतलब कितने था 22,000 स्टूडेंट्स को वहाँ से हमने बाहर भी निकाला। तो उसके लिए पूरा क्रेडिट हमारे गवर्नमेंट को भी जाता है। तो जहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना है वहाँ पे हमें अपना गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि उनका सूझबूझ समझदारी के वजह से ही वो इतने बोलते हैं ना इतना वार चल रहा था, उस माहौल से उन बच्चों को वहाँ से लेके आना ये बहुत ही रिस्की था। जो हमने पहले किया हुआ है, सीरिया से भी हमने बहुत इंडियंस को वो टाइम में जब युद्ध वहाँ हुआ था तभी भी हमने वहाँ से निकाला है, इवैक्यूएट किया हुआ है। लेकिन ये भी बहुत बोलते हैं ना बच्चे थे सब जो पढ़ने गए थे, तो इसमें उनको वहाँ से बाहर निकालना, तो ये सब जो डिसीजन था वो प्राइम मिनिस्टर का था, सब मिलके किया था और ऑपरेशन गंगा को अंजाम दिया, जिसके वजह से सब बच्चे सही सलामत अपने देश वापस आ सके। पार्लियामेंट्री सिस्टम को इज़ नोन एज रेस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, उनका गवर्नमेंट को पूरा जिम्मेदारी है, तो वो लोग इररेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं रह सकते, मतलब ना बेजिम्मेदार नहीं बन सकते हैं। डिसीजन टेकन बाय द मिनिस्टर इज़ कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। जो भी मिनिस्टर डिसीजन लेगा मिल बैठकर प्राइम मिनिस्टर को सब बिठाकर डिसीजन लेंगे, सबकी बोलते हैं ना सबका राय, सबका कोई भी कुछ अपोज करते हैं तो उनको समझाना सब करके ही वो लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन इसमें फाइनल जब भी डिसीजन लेगा तो वो बोला जाएगा कि इट इज़ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। समझे, कोई पर्टिकुलर आदमी पे ब्लेम नहीं कर सकते, इट इज़ द डिसीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जब तक लेजिस्लेचर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम सब आते हैं, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना पावर में रह सकते, जब तक उनको सपोर्ट रहता है लेजिस्लेचर, पीएम का सपोर्ट रहता है, बाकी मिनिस्टर्स का सपोर्ट रहता है, तब तक वो अगर उन्होंने कुछ भी चालाकी की या कुछ भी हेराफेरी करने की कोशिश की और ये उनके नज़र में आ जाता है तो उनको बोलते हैं ना नॉन कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू निकाल दिया जाएगा। If the legislative feels that the executive does not work according to its wishes, he can remove him by the non confidence vote करके। अगर लेजिस्लेटिव को लगा कि जो मिनिस्टर को मैंने काम दिया है वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है या देरी कर रहा है, तो उसको नॉन कॉन्फिडेंस वोट करके रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड पीपल एक्सप्रेस डिमांड ऑफ कॉमन पीपल। पार्लियामेंट डिसाइड अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। मतलब आपने देखा रहेगा टीवी में दिखाते हैं पार्लियामेंट में कैसे सब मेंबर्स बैठे रहते हैं और उन लोग कैसे डिमांड करते हैं, कॉमन पीपल को क्या तकलीफ़ है, उनको क्या चाहिए, इस बारे में सब वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन चलती रहती है। उनकी ज़रूरत क्या है, मतलब का और कोई भी इश्यूज है वो सब वहाँ पे डिस्कस हुआ जाता है और पब्लिक वेलफेयर के लिए वो लोग पार्लियामेंट में वहाँ पे डिस्कशन होता है और वहाँ पे उस बारे में चर्चा होती है। वाई डिड इंडिया एडॉप्ट ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया ने क्यों एडॉप्ट किया, क्योंकि इट स्टार्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडियंस वे फेमिलियर टू दिस सिस्टम, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स का जो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसके हिसाब से था। Why did India adopt a parliamentary system? Actually, it started during British rule.
क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी साल तक रूल किया है, तो उन्होंने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में, जैसे वो इंग्लैंड में पार्लियामेंट सिस्टम थे, सेम वो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया। और हम इंडियंस उसके लिए इसके साथ फेमिलियर थे, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस टू सूट द इंडियन सिचुएशन। फ्रेमर्स पता है ना, हमें 1950 में इंट्रोड्यूस ये हुआ, और डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, बोला जाता है। तो ये 1950 से ये, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई, काफ़ी टाइम लगा, 2-3 साल पहले ही फ्रेम करने स्टार्ट किया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने वहाँ के स्टडी किया, वहाँ पे जो भी अच्छा पॉजिटिव चीज़ है उसको हमने अडॉप्ट किया और इंडियन सिचुएशन के हिसाब से हमने चेंज किया। तो इस तरह से फ्रेमर्स ने जो था द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस टू सूट द इंडियन सिचुएशन। डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है, नोकझोंक भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, ऑपोजिशंस कुछ ब्लेम करते हैं, तो उस मतलब ना ये सब इंटीग्रल पार्ट होता है डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस पार्लियामेंट में। क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस, मतलब हमने वोट दिया है, हमने उनको जितवाया है, हमने उनको पीएम बनाया है, तो हमारे पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना उनका सबसे पहला मुद्दा ना नीड है। तो वो सब वहाँ पे डिस्कशन होता है, पब्लिक को क्या सुविधाएं दे सकती है, उनका कैसा बोलते हैं बेनिफिट कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस रिलेट होता है। मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी आल्सो टेक पार्ट इन द डिस्कशन। ऑपोजिशन पार्टी अभी बीजेपी है, बीजेपी का ऑपोजिशन पार्टी में क्या आता है, कांग्रेस आता है, तो कोई लोग भी, उनके मेंबर्स भी इस डिस्कशन में शामिल होते हैं। ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट द गवर्नमेंट वेर एवर अप्रोप्रिएट, मतलब जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट लगेगा, सही फैसला लगेगा, तो उन लोग भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट कम और ज़्यादा बोलते हैं ना, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे होते हैं, लेकिन बोलते हैं ना अप्रोप्रिएट पार्टी एक्चुअली क्या होता है, जो ऑपोजिशन होता है वो भी इतना ही स्ट्रांग होगा ना, तो वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब वो लोग देखते रहते हैं कि कहाँ गवर्नमेंट क्या गलत कर दे, तो उसको वो लोग हाईलाइट करके दिखाते रहते हैं ताकि उस गवर्नमेंट को गिरा सके और खुद आ सके। तो ये सब चालू रहते हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स। पॉइंट आउट शॉर्टकमिंग्स इन पॉलिसीज़ एंड लॉ, कोई समझो गवर्नमेंट ने कोई तो लॉ, नया रूल या लॉ पास किया, तो उसमें क्या कमियां हैं वो भी उन लोग ढूंढेंगे, उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, है ना, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ पार्लियामेंट में होता रहता है। तो एक्चुअली पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता रहता है पब्लिक वेलफेयर के बारे में, मतलब पब्लिक को क्या फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, उनका क्या फ़ायदा हम कर सकते, इसके बारे में सब कितने स्कूल कॉलेजेस, नए मेडिकल कॉलेजेस सब बनाने के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs, ना, ये सब बारे में डिस्कशंस जो होता है वो पार्लियामेंट में होता है। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कितना प्रोग्रेस करना है, वो लोग टारगेट रखते हैं कि हम कितना हमारे GDP में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो ये सब बातें जो होती है वो पार्लियामेंट में होती है। अभी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस सिस्टम एक्सिस्ट इन USA। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो USA में लागू है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसका एकदम अलग प्रोसीजर है। तो प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट टुगेदर वर्क फॉर हार्मनी। मतलब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कहाँ पे लागू है, USA में, और वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से एकदम डिफरेंट है। प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली पब्लिक ने ही वोट करके जिताया है। USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मालूम है ना, हमें जो बाइडेन है, पहले ट्रम्प थे वो, लेकिन इलेक्शन हार गए, तो इस बार का नया जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन बना। उस वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर रहता है, प्रेसिडेंट रहते हैं, सब साथ में मिलकर अपने देश को, मतलब USA को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बोलते हैं ना शांति रखना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, इस बारे में सब जैसे हमारे यहाँ पे डिस्कशन होता है वैसे वहाँ पे होता है, लेकिन फ़र्क होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल होता है।
अभी इसका फीचर्स देखो क्या क्या है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते, एक दूसरे पे नहीं भरोसे नहीं रहते हैं। हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग उनको इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट को भी और लेजिस्लेचर मतलब उनके जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं उनको भी लोग ही इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड एंड हैज़ लॉट ऑफ पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ। और वहाँ का पूरा पावर वहाँ का प्रेसिडेंट, अभी जो बाइडन है तो जो बाइडन के हाथ में पूरा पावर होता है लॉ इम्प्लीमेंट, मतलब वहाँ के कानून कायदे का सारा जो है ना वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कीप चेक ऑन ईच अदर, मतलब लेकिन उन लोग बाकी जो मिनिस्टर्स है वो लोग चेकिंग रखते हैं, नज़र रखते हैं एक दूसरे पे, विच लीड टू द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसके वजह से क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है उसको अपना काम जो है एकदम सही तरीके से करना पड़ता है, कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि नहीं तो दूसरे जो मिनिस्टर्स है वो लोग वहाँ पे बोलते हैं ना हमें पिन पॉइंट करेंगे, तो और जिसके वजह से उसके पास फ्यूचर इफेक्ट मतलब नेक्स्ट इस इलेक्शन में फिर उनको हारना पड़ेगा। तो इसके लिए वो लोग काफ़ी चेकआउट रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू सिस्टम देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गवर्नमेंट भी सिस्टम है फॉलोड इन फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, यानी वहाँ पे उनका अलग सिस्टम है ओविंग टू द सर्कमस्टेंसेस, मतलब जैसे वहाँ का कंडीशंस है, उनका कस्टम्स कैसे है, ट्रेडिशंस कैसे, कल्चर कैसे है, उसके ऊपर वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम्स डिपेंड करता है। अभी ये लेसन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।